प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम गणितीय संबंध की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 11वीं में आप समुच्चय से जुड़ी संकल्पनाओं का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आपने समुच्चय पर होने वाली संक्रियाएं इनका अध्ययन किया है। समुच्चयों के कार्तीय गुणन और संबंध की प्रारंभिक संकल्पना से भी आप लोग परिचित हुए हैं। आज हम पुनः इन्हीं बातों को दोहराते हुए संबंध को और अधिक एनालिटिकली विश्लेषणात्मक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि हम लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो आप जानते हैं कि यदि हम दो समुच्चय लें, पहला समुच्चय 1 2 3 हो और दूसरा समुच्चय जिसके अवयव ए बी हैं। अब यदि इनका हम कार्तीय गुणा निकालते हैं तो हम कार्तीय गुणा इस प्रकार से करते हैं कि जो सबसे पहला एलिमेंट होता है इस ऑर्डर्ड पेयर का, इस क्रमित युग्म का, वो समुच्चय ए से होता है और दूसरा अवयव समुच्चय बी से होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 1 है ये समुच्चय ए से है और दूसरा एलिमेंट स्मॉल ए ये समुच्चय बी से है। तो इस तरह से हमने ए क्रॉस बी ज्ञात किया और हम देख सकते हैं ए क्रॉस बी में वो सारे अवयव आ गए हैं जो पहले स्थान पर जो समुच्चय ए से हैं और दूसरे स्थान पर समुच्चय बी से हैं। अर्थात समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ एक कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हो रहा है और ये जो कॉम्बिनेशन है ये ए क्रॉस बी कहलाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ए क्रॉस बी में सभी ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं हमें, जिसमें पहला समुच्चय ए का अवयव है और y के स्थान पर दूसरा कोऑर्डिनेट पर समुच्चय b का अवयव है। तो इस तरह से हम a क्रॉस b को परिभाषित कर सकते हैं। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर सभी क्रमित युग्म एक्स वाई से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें x समुच्चय a का अवयव है और y समुच्चय b का अवयव है। अब संबंध की अवधारणा, ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। तो हम यदि समुच्चय ए और बी जो अभी हमने उदाहरण में लिए हैं, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और समुच्चय बी बराबर ए बी, तो हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं। अब इस ए क्रॉस बी का कोई सा भी उपसमुच्चय हम लें तो उस उपसमुच्चय को हम कहेंगे संबंध। तो जैसे उदाहरण के रूप में इसी ए क्रॉस बी का हमने एक उपसमुच्चय लिया है R1 = 1a 3b, जिसके दो एलिमेंट हैं, पहला है 1a और दूसरा है 3b। इसी तरह से एक उपसमुच्चय हमने लिया है R2 नाम दिया है जिसके एलिमेंट हैं 1a 2a 3a। तो ये भी है R2 ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। इसी तरह से एक और यदि हम उपसमुच्चय बनाएं ए क्रॉस बी का, जिसको नाम दें हम R3 और जिसके एलिमेंट 1a 2b 3b हैं। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि R1 R2 R3 ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय हैं, इसलिए ये R1 R2 R3 को हम कहेंगे संबंध। R1 भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, R2 भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, R3 भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, इसलिए R1 R2 R3 ये संबंध हैं। और R को हम संबंध को हम एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। ये भी ऑर्डर्ड पेयर से मिलकर के बना है, क्रमित युग्मों से, लेकिन शर्त ये है कि इसके सारे अवयव ए क्रॉस बी में होना चाहिए, अर्थात R ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। अब इसको हम लिखने का तरीका देखें। यदि कोई क्रमित युग्म R का अवयव है, ए बी बिलोंग्स टू R, तो हम कहेंगे ए संबंधित है बी से। और इसको जो लिखने का तरीका होता है वो इस प्रकार होता है, ए कैपिटल R B, इसका अर्थ होता है ए इज रिलेटेड टू बी। तो सारी हम अध्ययन के दौरान इसी तरह की अवधारणा का, इसी तरह के संकेतों का उपयोग करेंगे, जिसका अर्थ यह रहेगा कि यदि ए बी R का अवयव है तो हम कहेंगे ए संबंधित है बी से। तो इस तरह से हमने
संबंध को देख लिया कि संबंध किसी भी A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, और यदि ए बी आर के एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि ए बी यदि आर का एलिमेंट है तो हम कहेंगे ए संबंधित है बी से। और यदि ए बी से संबंधित नहीं हो तो उसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो इस तरह से ए यदि बी से संबंधित हो तो हम कहेंगे ए आर बी, या यदि संबंधित नहीं है तो हम ए संबंधित नहीं है बी से, इस प्रकार व्यक्त करेंगे। अब यदि हम देखें तो समुच्चय ए क्रॉस बी के अवयवों को विशेष नियम या व्यवस्था से परिभाषित करके भी हम संबंध का निर्माण कर सकते हैं। अब इसको भी उदाहरण से देखें हम। यदि मान लीजिए कि हमारे पास समुच्चय ए बराबर 1 2 3 है, और ऐसी स्थिति में ए क्रॉस ए आप देख सकते हैं कि इस तरह का एलिमेंट, इस तरह का समुच्चय बनेगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे और कुल अवयवों की संख्या 9 होगी। देख सकते हैं हम इसमें अवयवों की कुल संख्या 9 है। अब यदि हमने एक कोई विशेष नियम बना दिया कि समुच्चय ए क्रॉस ए के जो अवयव हैं वो एक यदि निश्चित नियम का पालन करें, जैसे ए को बी से संबंधित होने के लिए शर्त यदि यह हो कि ए बी से बड़ा हो, तो उस स्थिति में हम सारे अवयव न लेते हुए कुछ चुनिंदा अवयव लेंगे जो इस नियम का पालन कर रहे हैं। तो यदि इस नियम का पालन करते हुए हम अवयव देखें तो हम पाएंगे कि हमें अवयव मिल रहे हैं 2 1 क्योंकि 2 1 से बड़ा है, 3 1 क्योंकि 3 1 से बड़ा है, 3 2 क्योंकि 3 2 से बड़ा है। केवल यही अवयव हमें ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो इस नियम का पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये R1 एक संबंध बना लिया हमने, और जो किसी एक विशेष नियम का पालन भी कर रहा है। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देख सकते हैं कि यदि हम शर्त ये स्थापित कर दें कि ए बराबर बी हो, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, तो उस स्थिति में जो हमें संबंध प्राप्त होगा, R2 प्राप्त होगा, वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। और हम देख सकते हैं कि R2 ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। तो हर स्थिति में जो भी संबंध होगा वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा, लेकिन यदि वो किसी शर्त के साथ बंधा हुआ है तो वो एक विशेष रूप लिए हुए हमें दिखाई देगा। अब संबंधों को देखने का एक नज़रिया है जिसको हम कहेंगे संबंधों के प्रकार। तो यदि कोई संबंध इन गुणों को लिए हुए है तो हम उसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है स्वतुल्य संबंध। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध की बात कर लें, फिर आगे देखते हैं। तो यदि R समुच्चय A में संबंध इस प्रकार से हो कि हर अवयव स्वयं से संबद्ध हो, हर अवयव स्वयं से संबद्ध हो, अर्थात A संबंधित है A से और ये A के हर अवयव के लिए हो। इसी को यदि हम दूसरी भाषा में देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि समुच्चय R में किस तरह के अवयव होना चाहिए, A तरीके, अर्थात पहला अवयव भी A हो और दूसरा अवयव भी A हो, और ये A के हर अवयव के लिए सत्य हो। हर एलिमेंट के लिए, कैपिटल A के हर एलिमेंट के लिए यदि ये कथन सत्य होता है तब हम इस संबंध R को कहेंगे स्वतुल्य संबंध। अब इसके उदाहरण देख सकते हैं हम। उदाहरण में समुच्चय A हमारे पास में है 1 2 3 और R हमने बनाया है 1 1 2 2 3 3। तो ये R हम देख सकते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध है। अब इसी तरह से दिखने वाला, लेकिन समुच्चय 1 2 3 ही हो, लेकिन हमने संबंध बनाया 1 1 2 2। चूँकि 1 1 2 2 भी एक A क्रॉस A का उपसमुच्चय है, इसलिए ये संबंध तो है लेकिन ये स्वतुल्य नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट 3 तो एक अवयव है, लेकिन 3 आपके इस समुच्चय में नहीं है, इसलिए ये संबंध कैसा हो गया? स्वतुल्य नहीं हुआ। अगला टाइप है सममित संबंध। सममित संबंध समुच्चय ए में इस तरह से परिभाषित किया गया है कि यदि एलिमेंट ए बी से संबंधित हो और बी ए से भी संबंधित हो तो हम कहेंगे ये संबंध सममित संबंध है। अब इसको भी हम समझने की कोशिश करें। अगर हम इसको दूसरे अर्थ में देखें कि यदि ए बी आर का अवयव है, ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म ए बी आर का अवयव है और साथ ही बी ए भी आर का अवयव हो और ये हर ए बी के लिए सत्य हो जो ए के एलिमेंट है, तो हम कहेंगे ये संबंध सममित है। अब उदाहरण देखें। हम उदाहरण में हमने लिया है समुच्चय ए जो 1 2 3 है और समुच्चय आर अर्थात संबंध आर जो A क्रॉस A का उपसमुच्चय है और इसके अवयव हम देख सकते हैं 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हम पा रहे हैं कि 1 2 जो है वो R का एलिमेंट है, लेकिन और साथ ही 2 1 भी R का एलिमेंट है, 2 3 R का अवयव है और 3 2 भी R का अवयव है, 1 3 भी R का अवयव है और 3 1 भी R का अवयव है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए बी यदि आर का अवयव है तो बी ए भी आर का अवयव है और ये ए और बी के हर वैल्यू के लिए अर्थात समुच्चय ए के हर एलिमेंट के लिए ये कथन सत्य है। तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध सममित संबंध होगा। अब अगले गुण की बात करते हैं हम। अगला गुण है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में यदि समुच्चय संबंध आर संक्रामक होगा, समुच्चय ए में संबंध आर संक्रामक होगा यदि ए संबंधित हो बी से, बी संबंधित हो सी से और ए भी सी से संबंधित हो और ये कथन हर ए बी सी के लिए सत्य हो अर्थात समुच्चय ए के हर अवयव के लिए सत्य हो। उस स्थिति में हम संबंध आर को संक्रामक कहेंगे। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं समुच्चय ए जिसके अवयव 1 2 3 हैं और यदि संबंध आर जिसके अवयव 1 2 2 3 1 3 2 1 3 1 3 2 हों तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 2 और 2 3 आर के अवयव हैं और हम देख रहे हैं 1 3 भी आर का अवयव है। इसी प्रकार से हम देखें कि 2 3 और 3 1 आर के अवयव हैं और 2 1 ये भी आर का अवयव है, 3 1 और 1 2 ये आर के अवयव हैं और 3 2 से भी संबंधित है जो हम देख सकते हैं क्योंकि 3 2 आर का अवयव है। इसी तरह से 3 2 से संबंधित है, 2 1 से संबंधित है और हम देख सकते हैं 3 1 से संबंधित है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हर एलिमेंट इस नियम का पालन कर रहा है कि यदि ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है तो ए सी से संबंधित है। तो इस प्रकार की स्थिति में इस संबंध आर को हम कहेंगे संक्रामक संबंध। तो इस तरह से हमने 3 स्थितियां देख ली जिसमें हमने एक संबंध को स्वतुल्य कहा जब हर अवयव स्वयं से संबंधित होता है, एक संबंध को हमने सममित संबंध कहा यदि हर अवयव ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित है, और तीसरी स्थिति में हमने देखा कि संक्रामक संबंध जब संबंध ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो तो ए सी से रिलेटेड हो। अब यदि इन तीनों संबंधों को हम एक साथ देखें तो उस संबंध को हम कहेंगे तुल्यता संबंध। तो एक संबंध आर को हम तुल्यता संबंध कब कहेंगे? जब वो संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो।
तो ये तुल्यता संबंध की परिभाषा हो गई कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, उसको हम तुल्यता संबंध कहेंगे। और यदि गणितीय भाषा में हम देखें तो इस रिलेशन आर में ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए कि ए इज़ रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए बी से संबंधित हो तो बी ए से भी संबंधित होना चाहिए, सभी ए और बी जो कैपिटल ए के अवयव हैं। इसी प्रकार ए यदि बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए सी से भी संबंधित होना चाहिए। ये सभी ए बी सी के अवयवों के लिए सत्य हो। अगर इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर की भाषा में देखें तो हम देख सकते हैं कि ए आर का अवयव होना चाहिए, जो हर ए के लिए सत्य होना चाहिए, हर एलिमेंट कैपिटल ए के लिए सत्य होना चाहिए। इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर ए बी यदि आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। और तीसरी स्थिति देखें हम कि यदि ए बी आर का अवयव है, बी सी आर का अवयव है, तो ए सी भी आर का अवयव होना चाहिए। यानी ए यदि बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए सी से संबंधित होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रगुण किसी संबंध में हमें देखने को मिले तो हम उस संबंध को तुल्यता संबंध कहेंगे। तो हम देख सकते हैं तुल्यता संबंध देखने के लिए हमें किसी संबंध में स्वतुल्यता का गुण देखना है, सममितता का गुण देखना है और संक्रामकता का गुण देखना है। तो ये तीनों गुण यदि किसी संबंध में हमें दिखाई देते हैं तो हम कहेंगे दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है। और यदि इनमें से कोई भी एक गुण का पालन नहीं होता तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे कि दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। अब इसको हम उदाहरणों के द्वारा देखें। तो तुल्यता संबंध का हम उदाहरण देखें। पहला उदाहरण देखें हम ज्योमेट्रिकल। मान लीजिए कि एक समतल है और इसमें हम एक त्रिभुजों के समुच्चय की कल्पना करें। जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं वो उनका यदि हमने एक कलेक्शन लिया और उसको हम कैपिटल टी से व्यक्त कर रहे हैं, और समुच्चय आर, जो संबंध आर हमने परिभाषित किया है वो किस तरह से परिभाषित किया है, T1 T2। इस आर के जो अवयव होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 के रूप में होंगे। और T1 T2 से संबंधित कब होगा, जब T1 T2 के सर्वांग सम हों। दो त्रिभुज हमने T1 और T2 दो त्रिभुज लिए हैं और ये इस आर के अवयव सदस्य तभी होंगे जब T1 T2 से सर्वांग सम हो, अर्थात T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के सर्वांग सम हो। त्रिभुज की सर्वांग समता से हम लोग परिचित हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाते हैं, यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हर त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। T1 T1 के सर्वांग सम होगा, T2 T2 के सर्वांग सम होगा, T3 T3 के सर्वांग सम होगा, क्योंकि हर त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं T1 T1 T2 T2 T3 T3 ये आर के अवयव होंगे, जो हमारी स्वतुल्यता की शर्त है। अर्थात प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम है, इसलिए दिया हुआ संबंध आर स्वतुल्य है। अब इसी प्रकार से हम अगले गुण की ओर देखें। यदि हमने T1 T2 को आर का अवयव लिया, T1 T2 आर का अवयव है, अर्थात T1 T2 के सर्वांग सम है। अब हम जानते हैं कि एक त्रिभुज यदि दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होता है तो दूसरा त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज के भी सर्वांग सम होता है। अर्थात यदि T1 सर्वांग सम है T2 के तो T2 भी सर्वांग सम होगा T1 के। और ऐसी स्थिति में हम देखेंगे T2 T1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R का सदस्य हो गया, अर्थात दिया हुआ संबंध R सममित है। और ये T1 T2 अर्थात हर त्रिभुज के लिए ये कथन सत्य है, इसलिए दिया हुआ संबंध R सममित है।
अगला प्रगुण हम देखें, हम चेक करना चाहते हैं संक्रामकता। संक्रामकता चेक करने के लिए हमने T1 T2 को R का अवयव लिया। यहाँ देख सकते हैं हम T1 T2 R का अवयव है। इसका अर्थ ये हुआ कि T1 T2 के सर्वांग सम है। T2 T3 R का अवयव है। इसका अर्थ ये हुआ T2 T3 के सर्वांग सम है। अब हम जानते हैं कि एक त्रिभुज यदि दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है और दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो उस स्थिति में T1 भी T3 के सर्वांग सम होगा, तो जो हम यहाँ देख सकते हैं। और ये हर T1 T2 T3 अर्थात हर त्रिभुज के लिए सत्य है। T1 T2 T3 जो कैपिटल T के अवयव हैं उनके लिए ये प्रगुण सत्य है, हर त्रिभुज के लिए सत्य है। अर्थात हर त्रिभुज के लिए हम देख सकते हैं कि संक्रामकता का गुण यहाँ लागू हो रहा है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सममितता का भी प्रगुण लागू हुआ है, स्वतुल्यता का गुण लागू हुआ, सममितता का गुण लागू हुआ और संक्रामकता का गुण लागू हुआ। तीनों गुण हम देख रहे हैं यहाँ पर, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इसलिए दिया हुआ संबंध R तुल्यता संबंध है। एक और उदाहरण देखें हम। मान लीजिए हमने कैपिटल L समतल में रेखाओं के समुच्चय से को निरूपित कर रहा है। आप कल्पना करें कि एक समतल है जिसमें रेखाएं हैं और उन रेखाओं के कलेक्शन को हमने समुच्चय L नाम दिया है और समुच्चय L के अवयवों को लेकर के हमने संबंध R बनाया है। तो ये R संबंध में अवयव L1 और L2 इस प्रकार हैं कि इस R के अवयव L1 L2 तभी होंगे जब L1 L2 के समानांतर हो। तो ये हमने R के लिए शर्त तय कर दी। अब हम स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें स्वतुल्यता। आप देख सकते हैं L1 R में होगा क्योंकि हर रेखा L1 के समानांतर है। हर रेखा स्वयं के समानांतर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर एक रेखा स्वयं के समानांतर होती है। तो यदि हम L1 रेखा लें तो L1 रेखा L1 के समानांतर है, L2 रेखा L2 के समानांतर है, L3 रेखा L3 के समानांतर है। इस तरह से हम देख सकते हैं L1 L2 L2 L3 L3 ये सारी ऑर्डर्ड पेयर R में हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए R स्वतुल्य है। तो हमने स्वतुल्यता की जांच कर ली। अब हम सममितता की जांच करें। तो सममितता के लिए हमने लिया है L1 L2 यदि R का अवयव हो। L1 L2 R का अवयव हो, इसका मतलब L1 समानांतर है L2 के। तो ये दो रेखाएं हमने लिए, ये पहली रेखा L1 और दूसरी रेखा L2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर L1 रेखा L2 के समानांतर है। लेकिन यदि L2 रेखा L1 के समानांतर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि L1 रेखा L2 के समानांतर है तो L2 भी रेखा L1 के समानांतर होगी, और L2 L1 के समानांतर है, इसका मतलब L2 L1 बिलोंग्स टू R, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर L2 L1 R का अवयव है और ये हमारी सममितता की शर्त है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दिया हुआ संबंध R सममित भी है। अब तीसरी शर्त देखें हम। यदि हमने L1 L2 R का अवयव लिया, L1 L2 R का अवयव लिया, इसका अर्थ ये हुआ L1 समानांतर है L2 के। L2 L3 ऑर्डर्ड पेयर हमने R का अवयव लिया, इसका अर्थ ये हुआ L2 समानांतर है L3 के। और हम देख सकते हैं चित्र में L1 समानांतर है L2 के और L2 समानांतर है L3 के, और यहाँ हम देख सकते हैं L1 L3 के भी समानांतर हैं। तो L1 समानांतर हो गया L3 के, अर्थात L1 L3 ऑर्डर्ड पेयर R का अवयव हो गया। और हमने देख लिया कि R संक्रामक भी है, और हम देख चुके हैं कि R स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित है और संक्रामक है, अर्थात R एक तुल्यता संबंध है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया।
कि दिया हुआ संबंध R तुल्यता संबंध है, क्योंकि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। अगला उदाहरण देखें हम। आपको अब ज्योमेट्री से हट करके संख्याओं में देखें। एक समुच्चय हमें दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं के लिए। जो हमारा समुच्चय जिसको हम ए ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स लेते थे, उसकी जगह अब हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले रहे हैं। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमने आर को इस तरह से परिभाषित किया है कि आर में हम वो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, वो एक्स वाई लेंगे जो इस प्रकार से हैं कि एक्स और वाई का अंतर 3 से विभाज्य है। यानी एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो 3 से विभाज्य है। तो हमें चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें 0 अर्थात x माइनस एक्स, 0 3 से विभाज्य है, अर्थात x माइनस एक्स 3 से विभाज्य है। और इसका अर्थ ये हुआ x r का अवयव हुआ, और ये हर x के लिए सत्य है। इसका मतलब दिया हुआ संबंध r स्वतुल्य है। तो हमने स्वतुल्यता की जांच कर ली और आगे बढ़ें। अब दो वास्तविक संख्या के लिए हमने एक्स वाई यदि आर का अवयव है, मान लीजिए कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया है जो आर का अवयव है। यदि आर का अवयव है तो एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उस संख्या का जो ऋणात्मक संख्या है वो भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि 6 यदि 3 से विभाज्य है तो -6 भी 3 से विभाज्य होती है। तो यदि हम उस संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगा करके लिख दें तो वो भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। और माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका अर्थ ये हुआ -x प्लस वाई, या y माइनस एक्स, ये भी 3 से विभाज्य होगी। और इसका अर्थ ये हुआ कि y माइनस एक्स 3 से विभाज्य है, और इसका मतलब yx भी r का अवयव है। तो हमने देख लिया कि यदि xy r का अवयव है तो yx भी r का अवयव है, अर्थात दिया हुआ संबंध सममित है। अब तीसरे प्रगुण को हम चेक करें। मान लीजिए एक्स वाई 3 से विभाज्य है और y माइनस जेड 3 से विभाज्य है। ऐसी स्थिति में x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, अर्थात दोनों का योग भी 3 से विभाज्य होगा। और यदि हम इसको चेक करके देखें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से x माइनस जेड 3 से विभाज्य है। और इसका अर्थ ये हुआ कि x जेड r का अवयव है, अर्थात r संक्रामक संबंध है। एक और उदाहरण देख सकते हैं हम। a बराबर 1 2 3 है और संबंध r हमें इस प्रकार से परिभाषित हुआ है। तो हमें चेक करना है कि ये दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 ये r के अवयव हैं, जो हमारी पहली शर्त स्वतुल्यता की संबंध की शर्त को पूरा करते हैं, इसलिए दिया हुआ संबंध r स्वतुल्य है। इसी तरह से हम देख सकते हैं 1 2 r का अवयव है तो 2 1 भी r का अवयव है, 1 3 r का अवयव है, 3 1 भी r का अवयव है। इस तरह से यदि x y r का अवयव है तो y x भी r का अवयव है। तो ये हम चेक कर सकते हैं। तो दिया हुआ संबंध r सममित है। इसी प्रकार से r संक्रामक भी है, और इस तरह से r एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से आज हमने संबंधों के विभिन्न प्रकार देखे। अब अगले वीडियो में हम तुल्यता संबंध की जांच करने पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।